गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग कि उपसर्ग क्या है, कहाँ लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है। तो ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि उपसर्ग क्या है। शब्द भाषा की संपत्ति हैं, क्योंकि शब्द के बिना हमारी भाषा नहीं हो सकती है। तो शब्द हमारी भाषा की संपत्ति है, अतः इनकी वृद्धि के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने के लिए, मतलब हमें इनकी वृद्धि करने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन उनके अर्थ अधिक से अधिक निकलते हो। तो उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए शब्दों के आरंभ अथवा अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द की रचना की जाती है। कि हम शब्दों के प्रारंभ में और अंत में कुछ शब्द जोड़ देते हैं, जिससे एक नया शब्द बन जाता है। तो मैं वो आपको बताऊंगी। आप देखिए, यहाँ लिखा मैंने हार शब्द। अब हार शब्द का अर्थ आपको पता क्या होता है? हार मीन्स गले में पहनने का आभूषण भी होता है। दूसरा हार मीन्स हारना। आप खेलते हैं, शर्त लगाते हैं, तो कहीं बार आप जीत जाते हैं तो कभी आप हार जाते हैं। तो हार शब्द का एक तो अर्थ निकला आभूषण और दूसरा इसका अर्थ निकला हारना। तो अब यदि हम इसके आगे उपशब्द लगा देंगे, अगर हम हार शब्द के आगे उपशब्द लगा देंगे तो ये शब्द बन जाएगा हमारा उपहार। पहले तो हमने हार शब्द से दो नए अर्थ निकाले थे, लेकिन अगर हमने हार शब्द के आगे उपशब्द लगा दिया तो यहाँ इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। उप प्लस हार। तो यहाँ उप जो हमने इसके आगे जो शब्दांश लगाया था उसे हम कहेंगे उपसर्ग। हार के आगे हमने जो शब्दांश लगाया है उसे हम कहेंगे उपसर्ग, और हार इसका मूल शब्द हो गया। तो ये हमारा शब्द बना उपहार। उपहार आप सभी जानते हैं। आप अपने माता पिता के साथ शादी ब्याह में जाते हो, अपने किसी मित्र के जन्मदिन की पार्टी में जाते हो, किसी मित्र से मिलने जाते हो, तब आप उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाते हो। तो यहाँ हो गया, इसका अर्थ हो गया उपहार। उसी तरह से मैं आपको कुछ चित्र के माध्यम से बताऊंगी। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये वन है। वन मीन्स जंगल। ये है जंगल है, ये जंगल है, आप सब देख रहे हैं। लेकिन हमने इसके आगे उपसर्ग लगा दिया। हमने वन के आगे उपसर्ग लगा दिया, तो ये शब्द क्या बन गया? उपवन। उपवन यानी बगीचा। कहाँ? जंगल शब्द का हमने बिल्कुल ही अर्थ उपसर्ग लगाकर हमने वन शब्द को बिल्कुल ही बदल दिया। तो ये एक नया अर्थ निकल गया, उपवन। उपवन यानी बगीचा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो आप। ये देखिए, आप चित्र में क्या देख रहे हैं? एक बेटा अपनी माँ की सेवा कर रहा है। एक अच्छे बेटे को हम क्या कहेंगे? सुपुत्र। तो मूल शब्द क्या था हमारे पास? पुत्र। पुत्र हमारे पास मूल शब्द था, और सु हमने इसमें उपसर्ग लगा दिया। पुत्र के आगे सु शब्दांश जोड़कर इसका शब्द बना दिया सुपुत्र। सुपुत्र का मतलब क्या होता है? अच्छा पुत्र। सुपुत्र हम उसे कहेंगे ना, जो अच्छा बच्चा अपने माता पिता का कहना मानता हो, उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। तो यहाँ पुत्र शब्द तो नॉर्मल हो गया कि वह उसका पुत्र है, लेकिन जैसे ही सुपुत्र लगाया तो एक अच्छा हो जाता है कि अच्छा बेटा है। उसी तरह से पुत्र के आगे अगर हम कु लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कु प्लस पुत्र, कुपुत्र। कु मीन्स बुरा और पुत्र मीन्स बेटा, बुरा पुत्र। तो मूल शब्द के आगे हम शब्दांश जोड़कर उस शब्द के अर्थ में
परिवर्तन कर देते हैं। उसी तरह मैं आपको और उदाहरण बताऊंगी, देखिए आप ध्यान से। ये देखिए, कबीर दास निर्गुण भगवान के उपासक थे। पहला देखा आपने। दूसरा देखिए आप, तुलसीदास सगुण भगवान के उपासक थे। अब दोनों में ही गुण शब्द दोनों में आ गया। यहाँ हमने निर उपसर्ग लगा दिया, निर प्लस गुण, निर शब्दांश जोड़ दिया। यहाँ हमने स प्लस गुण कर दिया तो सगुण। तो यहाँ गुण शब्द से पूर्व, यहाँ गुण शब्द से पहले निर और स जोड़कर नए शब्द निर्गुण और सगुण बना दिए हैं। गुण शब्द से पूर्व निर और स शब्दांश जुड़ जाने पर इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। गुण, हम लोग कहते ना उसके गुण अच्छे नहीं हैं या उसमें अच्छे गुण हैं, क्वालिटी जिसे आप कहते हैं, तो निर का मतलब होता है नहीं और सगुण मतलब गुणों सहित। तो गुण शब्द से जुड़े निर और स शब्द नहीं शब्दों के अंश हैं, शब्दांश हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम इन शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये केवल शब्दों में जोड़े जा सकते हैं और व्याकरण में ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। ये देखिए आप, चौराहा, चौराहा, राह मीन्स रास्ता और चौ मीन्स चार, चार राह। यहाँ पहले चार, चौ हमने उपसर्ग जोड़ दिया, राह मीन्स रास्ता। यहाँ राह शब्द का अर्थ बिल्कुल ही अलग निकल रहा था, लेकिन हमने जैसे ही चौ उपसर्ग लगाया और ये शब्द बन गया चौराहा, मतलब चार राहें जहाँ निकलती हो। दूसरा उदाहरण देखिए, खूबसूरत, सूरत शक्ल, हम कहते हैं ना उसकी सूरत देखो, वे उसकी सूरत कैसी है, तो हमने उसके आगे यहाँ सूरत का अर्थ होता है शक्ल से, और खूब हमने ये शब्दांश जोड़ दिया, हमने मतलब ये उपसर्ग हमने सूरत के आगे लगा दिया, तो शब्द क्या बन गया, खूबसूरत, मतलब बहुत अच्छा। हम कहते हैं ना ये बहुत खूबसूरत है, तो सूरत में हमने खूब शब्दांश जोड़ दिया, खूब उपसर्ग लगा दिया, तो ये शब्द बिल्कुल ही बदल गया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा देखिए आप, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कु, दुर, वी आदि ये उपसर्ग है। तो जो शब्दांश, ये शब्दांश हो गए, ये हमारे पास शब्दांश थे, चौ, खूब, उससे पहले हमने उप, कु, सु ये पढ़े थे। तो जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते, तो जैसे ही हम शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़ेंगे तो उसमें एक विशेषता आ जाती है अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा था, उसे उपसर्ग कहा जाता है। अब उपसर्ग कैसे होते हैं, जैसे कु, दुर, वी आदि। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। हम इन उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। हम इनका प्रयोग, मैंने पहले ही बताया था कि हम इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। उपसर्गों का प्रयोग पूर्ण एवं सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग हम पूर्ण और सार्थक शब्दों के साथ, सार्थक मीन्स जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्दों के साथ ही हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं।
एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हम एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पुत्र का बताया था, जैसा हमने पुत्र का देखा था, ये पुत्र है ना, ये पुत्र। अब हमने इसके आगे सु उपसर्ग लगा दिया, पुत्र के आगे हमने सु उपसर्ग लगाया तो ये बन गया सुपुत्र, एक अच्छा पुत्र। लेकिन इसके आगे हमने कु उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया कुपुत्र। तो एक ही शब्द के हमने दो अर्थ निकाल दिए। तो इस तरह से हम एक ही उपसर्ग कितने ही शब्दों में लगा सकते हैं। देखिए आप ये सारणी, उपसर्ग शब्द और नए शब्द। अब वास मूल शब्द है, ये उपसर्ग दिए गए उप, आ, सु, नी। अब उप को हमने वास में जोड़ा तो उपवास, आ को वास में जोड़ा आवास, सु को वास में जोड़ा सुवास, नी को वास में जोड़ा निवास। अब एक ही शब्द में हमने इतने सारे उपसर्ग लगा के ये अलग अलग शब्द इसके बना दिए हैं। उसी तरह से दूसरा देखिए आप, मान मूल शब्द था, मान हमारे पास मूल शब्द है, मान मूल शब्द है और ये हमारे पास उपसर्ग है अभि, अप, अनु, उप। अभी हमने मान में जोड़ा तो शब्द बना अभिमान, अप के साथ मान जोड़ा तो अपमान, अभिमान मीन्स घमंड, अपमान किसी का अपमान करना, अनुमान किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना और उपमान किसी को उपमा देना। तो हम एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे उपसर्गों के प्रकार। देखिए आप इस सारणी में उपसर्गों के प्रकार, ये देखिए आप उपसर्गों के प्रकार। उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्ययी। तो ये उपसर्ग के प्रकार हैं। देखिए आप, ये संस्कृत के, ये उपसर्ग के प्रकार हैं।